एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स लोग। और एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आपके सामने टॉप 20 क्वेश्चंस लेके, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। मैंने एक लाइन में लिख दिए हैं यहाँ पे। ये वो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जो आज तक यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में या उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाओं में, डिफरेंट बोर्ड्स की परीक्षाओं में आज तक पूछे गए हैं फ्रॉम द चैप्टर 2, दैट इज स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता, मतलब कि स्टैटिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटी। क्लियर है? इस यूनिट के बारे में जो चीज़ें हैं ये हम लोग अपने आने वाले कोर्स में पढ़ेंगे कि कैसे ये सारी की सारी चीज़ें उत्पन्न हो रही है। पर अभी परीक्षा पास है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सारे के सारे प्रीवियस ईयर्स न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे हैं अपने इन वीडियोस में, जिससे कि जो स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर पाए हैं या जिनको रिवीजन करना है उनके लिए ये वीडियोस महत्वपूर्ण साबित हो पाए। राइट, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सबसे पहला बेसिक क्वेश्चन, जिसमें कि जो सबसे पहली चीज़ है वो क्या है, वैद्युत विभव का मात्रक बताना है। वैद्युत विभव क्या होता है? वैद्युत विभव को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं V से, ठीक है। और V की वैल्यू क्या थी? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R। क्लियर है? और ये होता क्या है बेसिकली, वैद्युत विभव किसी इनफाइनाइट पॉइंट से, अनंत आकाश से धनात्मक आवेश को एक पर्टिकुलर फील्ड में लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? वैद्युत विभव। ठीक है, तो इसको हम लोग और क्या कहते हैं? इसको हम लोग कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं, वर्क डन एक्सटर्नल डिवाइडेड बाई Q। ठीक है, तो इसका जो मात्रक होता है वो क्या हो जाता है? वर्क डन का मात्रक हो गया जूल और Q का मात्रक हो गया कूलाम। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हो गया, इसका मात्रक क्या हो गया? जूल पर कूलाम। क्लियर है? यहाँ पे क्लियर है? तो देखो इसको और कैसे लिख सकते हैं। वर्क डन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और जब उस फोर्स को हम लोग अप्लाई करेंगे उस किसी पॉजिटिव चार्ज पे या टेस्ट चार्ज पे, परीक्षण आवेश पे, तो क्या होगा? वो कुछ डिस्टेंस दूरी तय करेगा। तो वर्क डन क्या हो जाएगा? फोर्स इंटू डिस्टेंस, और इसको हम क्या कह देंगे? फोर्स का मात्रक न्यूटन, डिस्टेंस का मात्रक मीटर। क्लियर है? सिमिलरली चार्ज बराबर क्या होता है? I इंटू टी। कूलाम की जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या हो जाएगी? एम्पियर इंटू टाइम। क्लियर है? तो अगर आप यहाँ पे रख दो तो इसको और क्या लिख सकते हैं हम लोग? न्यूटन मीटर पर एम्पियर इंटू। क्लियर है? यहाँ तक बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? E = 0 तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी के साथ क्या परिवर्तन होगा। ठीक है, तो हमें ये बताना है कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, अगर फील्ड ही 0 हो जाएगी तो पोटेंशियल पे क्या फर्क पड़ेगा? पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैद्युत क्षेत्र में विभव V का दूरी के साथ कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। ठीक है, ये इंडिपेंडेंट ऑफ R हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक बढ़ते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। वैद्युत एक सदिश राशि है कि अदिश राशि है? तो देखो वैद्युत में क्या होता है, कोई डायरेक्शन की बात नहीं होती। ठीक है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इसलिए जो वैद्युत विभव होता है वो कैसी राशि होती है? वैद्युत विभव एक अदिश राशि। बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा संबंध इलेक्ट्रिक फील्ड अर्थात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर या विभव के बीच में है? क्लियर है? तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज बेसिकली dV/dr। रेट ऑफ चेंज ऑफ विभव इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो भी हो इस ऑप्शन को आपको टिक करना है। कई बार ये कुछ इस तरीके से भी लिखा होगा, है ना, जहां पे नीचे वाली चीज, यहाँ पे R क्या है? R दूरी है। ये डेल्टा x लिख दिया तो x एक्सिस में दूरी होगी। चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन विभव बटे चेंज इन डिस्टेंस इज बेसिकली द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या हो गया हमारा? ये एक संबंध हो गया जो क्या है? E और V के बीच के संबंध को दर्शाता है। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, और वो प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। क्लियर है? तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है? 0.5 मीटर दूरी पे दो स्थित बिंदुओं में 50 वोल्ट का विभवांतर है, अर्थात उन दो बिंदुओं के बीच की जो विद्युत विभव है वो कितना है? 50 वोल्ट है। और 2 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया जाने वाला कार्य बताना है ना। तो देखो मैंने अभी यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला लिखा कि V = W external/Q, क्योंकि यहीं से हमने क्या निकाला? हमने विद्युत विभव का मात्रक निकाला जो कि था जूल पर कूलम। क्लियर है? अब देखो यहाँ पे हमें वोल्टेज दी हुई है 50 वोल्ट, विभव दिया हुआ है, विभवांतर कितना है, और जो Q है वो Q कितना है? 2 कूलाम। तो देखो 50 वोल्ट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वर्क डन अपॉन कूलाम। तो W की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से? 100, और का मात्रक क्या आ जाएगा? जूल। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 100 जूल। अगला प्रश्न है, विद्युत रोधी माध्यम का परावैद्युत नियतांक क्या होता है? बेसिकली जो K होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, तो अगर ऑप्शन में आपको K की कुछ मान ऐसे मिल रहे हैं जो कि सब 1 से छोटे हैं तो वो सारे नहीं टिक किए जाएंगे, सिर्फ वो वैल्यू टिक की जाएगी जो कि K से इक्वल टू 1 से बड़ी हो। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, और वो अगला क्वेश्चन क्या है? वो अगला क्वेश्चन है कि विभव प्रवणता का मात्रक बताओ, है ना। विभव प्रवणता मतलब डेल्टा V अपॉन डेल्टा x। क्लियर है? तो देखो डेल्टा V मतलब चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन विभव, इसको किससे दर्शाओगे? वोल्ट से। और चेंज इन x एक्सिस मतलब कि दूरी, मतलब दूरी को क्या लिख सकते हैं? दूरी को किस में नापते हैं हम लोग? मीटर। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? वोल्ट पर मीटर। क्लियर है? तो ये कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जिन्हें हमें 1 बाय 1 फटाफट से देखना होगा, क्योंकि बहुत सारे ऑब्जेक्टिव, आई थिंक 6 ऑब्जेक्टिव्स जो आप एग्जैक्टली सही कर सकते हैं वो आपको इन वीडियोस से मिलने वाले हैं।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या बताना है, कार्य बताना है, वर्क डन बताना है। अगर दो चार्जेस है, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, दोनों आर दूरी पे रखे हुए हैं, जिनमें से एक जो है वो फिक्स है और दूसरा क्या है, आर डिस्टेंस, आर त्रिज्या पे एक चक्कर काट रहा है, ठीक है। तो अगर इस आर ने ये ऐसे करके घूम फिर के क्या हुआ, ये वहीं पे आ गया, तो उस केस में हम क्या कहते हैं, वर्क डन क्या हुआ, वो 0 हुआ। क्यों? क्योंकि उसके स्थान में परिवर्तन नहीं हुआ, वो घूम फिर के वहीं पे आ गया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक छोटा सा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 100 माइक्रोफैरेड धारिता वाले संधारित्र को 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर उसमें संचित ऊर्जा क्या होगी, है ना। तो हमें यहाँ पे क्या गिवन है, देखो ध्यान से देखो, हमें गिवन है 100 माइक्रोफैरेड धारिता, अर्थात हमें C की वैल्यू गिवन है और वो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 माइक्रोफैरेड, ठीक है। अब इस माइक्रोफैरेड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड या 10⁻⁻4 फैरेड, ठीक है। 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर, अर्थात 10 वोल्ट तक आवेशित करने पर, मतलब कि V की वैल्यू क्या हो गई, 10 वोल्ट। अब उसमें संचित ऊर्जा की बात कर रहा है, तो ऊर्जा के लिए मैंने अपने पिछले वीडियो में फॉर्मूला बताया, वो फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 C इंटू V स्क्वायर। क्लियर है। यहाँ पे वैल्यूज रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा, 1/2 C की वैल्यू 10⁻⁻4 और V की वैल्यू 10, अर्थात 10 का स्क्वायर 100 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 2। ये कितना बन जाएगा, 0.5 इंटू 10⁻², ठीक है। +4 -4 + 2 -2 हो जाता है ना, क्योंकि ऊर्जा है, संचित ऊर्जा है, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, जूल। तो इसका आंसर क्या हो गया, 0.5 इंटू 10⁻² जूल। क्लियर है यहाँ तक। तो चलिए बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर, और वो प्रश्न क्या है, C धारिता के संधारित्र को Q आवेश देने पर जो संचित ऊर्जा होती है। तो देखो संचित ऊर्जा के लिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है 1/2 C इंटू V स्क्वायर। यहां तक क्लियर है। अब देखो Q की वैल्यू क्या होती है, Q = C इंटू V, है ना। संधारित्र में एक सूत्र पढ़ा होगा आप लोगों ने, क्या है कि चार्ज की वैल्यू क्या होती है, कैपेसिटेंस इंटू वोल्टेज, अर्थात संधारित्र की धारिता इंटू उसका वोल्टेज के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होती है, उसके गुणनफल के बराबर होती है। तो यदि अगर अब हम यहाँ से V की वैल्यू क्या लिख दें, V की वैल्यू हम लिख सकते हैं यहाँ से Q/C, और इस V की वैल्यू को यहाँ रख दें, अगर ये क्या बन जाएगा, 1/2 C इंटू Q/C का होल स्क्वायर। सॉल्व करोगे 1/2 C इंटू Q²/C, ये क्या बन जाएगा, Q²/2C, ठीक है। तो अब यदि अगर पहले केस में चार्ज Q था तो कुछ पोटेंशियल, ये हमारी संचित ऊर्जा थी। अब सपोज करो अगर यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 2Q कर दिया, है ना। तो 2Q करोगे तो 2Q का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4Q², ठीक है। तो उस केस में हम क्या कहेंगे, तो हमारी संचित ऊर्जा कितने गुनी हो गई, 4 गुनी। अर्थात अगर हम लोग कैपेसिटेंस में जो चार्ज है, जो संधारित्र में जो चार्ज होता है उसको दोगुना करें, तो उसकी जो कैपेसिटेंस है, जो संधारित्र की धारिता है, वो 4 गुना बढ़ जाती है। तो इस तरह से हम लोगों ने अपने 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न यहाँ पर देखे। तो बढ़ते हैं अपने 11वें प्रश्न की तरफ कि एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन के अधिक समीप लाने पर निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पे क्या फर्क पड़ेगा। निकाय अर्थात हम किसकी बात कर रहे हैं, सिस्टम की बात कर रहे हैं ना। तो जब हम एक सिस्टम में 2 इलेक्ट्रॉन ले आएंगे, पहले 1 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन लेके आए, 2 इलेक्ट्रॉन मतलब 2 का चार्ज हो गया, और चार्ज हमेशा बढ़ाने पे जो स्थितिज ऊर्जा होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है। यहाँ तक क्लियर है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ जो कि है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है कि एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक खोखला गोला है और उस गोले के बाहर जो पोटेंशियल है, इसके जो बाहर आउटर पे जो पोटेंशियल है वो 5 वोल्ट है। तो हमें बताना है गोले के केंद्र पर जो विभव होगा वो कितना होगा। तो देखो समझो, गोले के जो खोखला गोला है, गोला खोखले होने की वजह से इसके अंदर जो है वो क्या है, वो एयर ही मीडियम होगा। तो जो पोटेंशियल इसकी सरफेस पे होगा, जो विभव इसके सरफेस पे है, वही विभव क्या होगा, इसके केंद्र पे भी होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 वोल्ट। अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र के विपरीत वैद्युत द्विध्रुव को 180 डिग्री के कोण से घुमाने में जो किया गया कार्य है वो क्या होता है। तो देखो इसमें जो किए जाने वाला कार्य होता है वो कितना होता है, वो होता है -PE cos थीटा के बराबर। क्लियर है। और ये क्वेश्चन क्या है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड है कुछ इस तरीके से, और इसमें एक हमारा डाइपोल रखा हुआ है। तो ये अभी कौन सी थीटा जो है इसमें 0 है, और जब हम इसको 180 डिग्री घुमाएंगे तो थीटा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो हमें जो कार्य किया जाएगा वो कितना हो जाएगा, W विल बी 180 डिग्री माइनस W(0). क्लियर। तो उस केस में क्या लिखेंगे, -PE cos 180 -PE cos 0। क्लियर है। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, -2PE। घुमाया जाने वाला कार्य जो है वो कितना हो जाएगा, -2PE जूल। क्लियर है। अब अगला क्वेश्चन है, किसी संधारित्र में संचित ऊर्जा किस रूप में रहती है ना। तो चलो हम लोग एक समांतर प्लेट संधारित्र ले लेते हैं। तो देखो संधारित्र में क्या होता है, 2 प्लेट्स होती हैं। उन 2 प्लेट्स में क्या होता है, एक पे धनावेश होता है, दूसरी पे ऋणावेश होता है। ठीक है। तो हमें पता है कि किसी सरफेस पे अगर प्लस चार्ज है तो उससे क्या होगा, हमारी जो विद्युत क्षेत्र होगा वो आउटवर्ड होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा। ठीक है। और अगर निगेटिव चार्ज है तो क्या होगा, वो उसकी तरफ होगा, इनवर्ड होगा, है ना। तो क्या होता है, 2 प्लेट्स के बीच में क्या चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, ये लाइन इसके साथ कोलैब कर जाती है, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन। तो ये बेसिकली क्या है,
इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब कि संधारित्र में जो संचित ऊर्जा होती है वो किस रूप में रहती है, विद्युत क्षेत्र के रूप में। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है धारिता का मात्रक बताना है ना, धारिता अर्थात C की का मात्रक बताना है हम लोगों को, है ना। तो हम जानते हैं Q बराबर क्या होता है, C इंटू वी, तो C यहाँ से क्या हो गया, Q अपॉन वी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, कूलाम पर वोल्ट। क्लियर है। तो ये कुछ बहुत छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चंस है जो जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना है ना। अब आवेशित संधारित्र की ऊर्जा का सूत्र बताना है ना, तो आवेशित है, जाहिर सी बात है, तो उस पर कुछ चार्ज Q भी होगा, है ना। तो उसका जो सूत्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/2 Q² अपॉन C। देखो ये चीज़ हम लोगों ने अभी अभी यहाँ पे भी की हुई है ना, तो वो उसी के बारे में पूछ रहा है। अब 17वें प्रश्न की तरफ चलते हैं, और वो 17वां क्वेश्चन क्या है, 17वां क्वेश्चन है कि दो समान आवेश के +1Q और +1Q के दो आवेश 1 सेंटीमीटर दूरी पे हैं, तो हमें उसकी स्थितिज ऊर्जा बतानी है। तो देखो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगी, उन दोनों को पास में रखे रहने के लिए जो कार्य किया जा रहा होगा वो उसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, है ना। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा को निकालने का क्या तरीका है, U = 1/4πε Q1 Q2 अपॉन R। क्लियर है। तो जब तुम इसे सॉल्व करोगे Q1 Q2 अपॉन R मतलब कि 1/4πε 1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 1 इंटू 10⁻⁻6 अपॉन R की वैल्यू क्या हो गई, 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये कितना हो गया, -2। इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू हम लोग रख सकते हैं 9 इंटू 10⁻9। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो इसके साथ साथ इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻−12 प्लस -2 ऊपर जाएगा, +2 बन जाएगा 10⁻10। तो ये कितना बन गया, 0.9, और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, जूल। तो इसका आंसर क्या आ गया, 0.9 जूल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, है ना। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कह रहा है कि 5 श्रेणी में एक समान धारिता वाले संधारित्र रखे हैं और उनका जो इक्विवेलेंट है, उनका जो टोटल धारिता है वो कितनी है, 4 माइक्रोफैरड। अब यदि अगर इन्हीं को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए और 400 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो हमें इसमें संग्रहित होने वाली ऊर्जा बतानी है। क्लियर है यहाँ तक। तो देखो एक बार 19वें क्वेश्चन को हम लोग साफ साफ समझ लेते हैं कि हमारे पास 5 श्रेणी में है और इनका जो इक्विवेलेंट है वो कितना है, 4 माइक्रोफैरड, है ना। तो यहाँ से क्या समझ आया कि अगर सीरीज में, और हमने पिछले वीडियो में देखा कि जब भी 5 या 1 से अधिक श्रेणी में जब होते हैं हमारे संधारित्र तो उनका इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, उनका इक्विवेलेंट होता है 1/C एंड 1/C। ये वैल्यू किसके इक्वल है, C इक्विवेलेंट मान लेते हैं, और जो वैल्यू कितनी है 4 माइक्रोफैरड। तो जब ये चारों एक ही है तो इनको हम क्या लिख सकते हैं, 5/C, सबका एलसीएम एक है ना। तो अब देखो यहाँ से C की वैल्यू अगर हम लोग लिखना चाहें तो वो क्या लिख सकते हैं कि 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5/C। तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 इंटू C इक्विवेलेंट, है ना। और 5 इंटू C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या दी हुई है, 4 माइक्रोफैरड। तो क्या हो गया, 20 माइक्रोफैरड। यहाँ तक क्लियर है। तो देखो हमें ये समझ आ गया कि जो ये C है, इस C की वैल्यू कितनी है, इस C की वैल्यू क्या है, 20 माइक्रोफैरड। इसकी भी वही, इसकी भी वही, इसकी भी वही, इसकी भी वही। अब वो हमसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, वो कह रहा है अगर हम इन सभी को श्रेणी हटा के समांतर क्रम में जोड़ दें, क्लियर है, और इसके बीच में जो पोटेंशियल लगा दें, जो विभव लगा दें, वो कितना लगा दें, आवेशित कितना करना है हमें, 400 वोल्ट तक। क्लियर है। तो क्या होगा, तो देखो हमें इन C की वैल्यू पता है, जब पैरेलल में होते हैं तो क्या करते हैं, हम उनको जोड़ देते हैं सिंपली, है ना। तो अगर हम यहाँ पे C इक्विवेलेंट की बात करें तो क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स C हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब समांतर श्रेणी में होते हैं तो वो एज इट इज जोड़ दिए जाते हैं। क्लियर है। तो देखो अब अगर हम समांतर क्रम में बात करें तो टोटल C क्या हो जाएगा हमारा, C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 5 टाइम्स C, दैट इज 5 इंटू 20 माइक्रो कूलाम। तो ये कितना हो गया, 100 माइक्रोफैरड। तो C इक्विवेलेंट कितना हो गया, 100 माइक्रोफैरड। अब इसकी ऊर्जा बतानी है तो ऊर्जा कितनी हो जाएगी, U का जो सूत्र होता है वो कितना होता है, 1/2 Q² अपॉन C। क्लियर है यहाँ तक। इसको हम और भी क्या लिख सकते हैं, देखो क्योंकि Q की वैल्यू क्या होती है, C इंटू V के बराबर होती है। क्लियर है। तो हम Q² अगर कैलकुलेट करें तो क्या बनेगा, C इंटू V का होल स्क्वायर। तो हम अगर Q की जगह यहाँ पे क्या रख दें, 1/2 CV का स्क्वायर अपॉन C। तो ये क्या बन जाएगा, 1/2 C² V² अपॉन C। ये कैंसिल हो गया, तो 1/2 C इंटू V²। तो देखो यहाँ पे वैल्यू रख दो, 1/2 C इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, 100 इंटू 10⁻⁻6, क्यों, माइक्रोफैरड है, 400 वोल्ट तक, अर्थात 400 इंटू 4। क्लियर है। तो देखो ध्यान से, 2 2 4 तो 6 जीरो है हमारे पास, 10⁻⁻6 से ये कैंसिल हो गया। क्लियर है। तो हमारे पास क्या बचा, 1/2 इंटू 4 इंटू 4, ये कितना हो गया, 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8। टोटल ऊर्जा जो संचित है वो कितनी हो गई, 8 जूल हो गई। क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं अपने आज के अंतिम क्वेश्चन की, जो कि है क्वेश्चन नंबर
20। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें क्या बताना है, हमें C इक्विवेलेंट AB की वैल्यू बतानी है ना। और संधारित्र में एक क्वेश्चन और है, ये शायद 21 था। क्वेश्चन नंबर 20 में संधारित्र में प्रयुक्त परावैद्युत पदार्थ कौन कौन से होते हैं, है ना। तो संधारित्र में हम लोग जनरली मोम का यूज़ करते हैं, है ना, अभ्रक का यूज़ करते हैं। तो इस टाइप की जो चीज़ें, ये एक थ्योरी का प्रश्न है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए होंगे, हो सकता है 4 में चौथा जो ऑप्शन हो वो सभी हो, तो हम क्या कहते हैं, वहाँ पे सभी को टिक कर देंगे। 21 क्वेश्चन हमारा क्या है, 21 क्वेश्चन में हमें इक्विवेलेंट C बताना है। क्लियर है। तो देखो हम लोग इसको और कैसे लिख सकते हैं, तो एक बार फिर से फिगर ड्रॉ करते हैं साफ साफ सा। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ठीक है। तो क्योंकि इसके और इसके बीच में कोई भी पोटेंशियल नहीं है, तो हो सकता है ये भी A हो जाए और ये B हो जाए। क्लियर है। तो अब देखो A से B के बीच में कितने लगे हुए हैं, ये हमने A मान लिया और ये हमने क्या मान लिया, B। क्लियर है। अब देखो यहाँ A से चले हम, इस A से B के बीच में क्या लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा है, एक संधारित्र लगा है। क्लियर है। ऐसे ही इस A और B के बीच में क्या कितने लगे हैं, ये 2 लगे हैं, ठीक है। और फिर चलते हैं आगे, इसमें देख लेते हैं, यहाँ पे A है और यहाँ पे B, और इस A और B के बीच में कितना लगा हुआ है, देखो एक और लगा हुआ है। क्लियर है। तो देखो अब जब ये 2 सीरीज़ में है, अगर ये भी 1 है ये भी 1 है, सीरीज़ में क्या होता है 1/1 + 1/1 कर देते हैं। क्लियर है। तो सीरीज़ में अगर 2 लगे हुए हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जब भी सीरीज़ में लगे होते हैं, मान लो ये C1 है और ये C2 है, तो इसका इक्विवेलेंट क्या होता है 1/C1 + 1/C2, है ना। अब यहाँ पे दोनों वैल्यू अगर 1 हो जाए तो क्या हो जाएगा, ये 1 + 1 दैट इज़ 2। तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या हो गई 1/2। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका मान क्या आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो, अब ये भी 1 है और ये भी 1 माइक्रोकूलाम है, ये भी माइक्रोकूलाम है और ये भी माइक्रोफैरड है, सॉरी ये भी 1 माइक्रोफैरड और ये भी माइक्रोफैरड। क्लियर है। अब जब तीनों सीरीज पैरेलल में है, अर्थात तीनों समांतर में है, तो जब समांतर में होते हैं तो क्या करते हैं, डायरेक्ट जोड़ देते हैं, सीधे जोड़ देते हैं। तो 1 + 1 + 1/2, 2 + 1/2, है ना। तो ये कितना हो गया 5/2 माइक्रोफैरड दैट इज 2.5 माइक्रोफैरड। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा 2.5 माइक्रोफैरड। क्लियर है। तो देखो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने आज 21 क्वेश्चंस देखे जो कि हमारे कैसे थे, बहुविकल्पीय अथवा लघु उत्तरीय प्रश्न थे। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे क्वेश्चन इस अध्याय से पूछे जाते हैं, है ना। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आ रहे हो और अगर आपकी तैयारी में योगदान दे रहे हो, है ना, आपकी नॉलेज को बढ़ा रहे हो, तो प्लीज़ मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स लोग पे बने रहें एवं मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल देन, थैंक यू।